आते हैं ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। या वैसे तो पढ़ा होगा, क्योंकि ट्वेल्थ के सिलेबस में जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना प्लांट्स का, तो क्रिप्टोग्राम्स तो बिल्कुल पढ़ा होगा। एनीबडी, किसी को पता है क्रिप्टोग्राम्स? हाथ रेज करके आप लोग बोल सकते हो। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ। क्रिप्टोग्राम्स मतलब बेसिकली क्या होते हैं, ये ना फ्लावरलेस और सीडलेस प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ना इसमें फूल आएंगे ना इसमें बीज आएगा। ठीक है, ये क्या करते हैं, हिडन रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, हिडन रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, स्पोर्स के थ्रू करते हैं। तो इसमें कुछ स्पोर्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और उसके थ्रू ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। अब जो ये क्रिप्टोग्राम्स है ना, इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अच्छा ये तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि जब प्लांट का क्लासिफिकेशन होता है ना, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, सॉरी जिम्नोस्पर्म्स देन एंजियोस्पर्म्स, ऐसा ये पूरा कैटेगरी होता है। तो थैलोफाइटा से शुरू होता है, मतलब ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले प्लांट्स में क्या था कि ऐसे रूप में वो पृथ्वी पे आए जिनको प्लांट्स ऐसा, मतलब ऐसा प्लांट जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते पार्ट्स में, स्टेम, रूट और या फिर लीव्स, इन तीन पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो थैलोफाइटा होता है। थैलोफाइटा में क्या आता है, हमारा फंगाई और एल्गी आता है। ठीक है, तो फंजाई एल्गी थैलोफाइटा में आता है। देन ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में आएगा आपका मॉस और लिवरवर्ट। मॉस और लिवरवर्ट ज्यादातर आपको पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेगा। और ये कभी देखा होगा ना कि कुछ ऐसे पत्थर है बहुत ज्यादा ऐसे हरा 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 हरा, वो पूरा कवर्ड है, उसी को मॉस कहते हैं। ठीक है, वैसे अगर ये इतना अभी तुम्हारे कैडेट के एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक बेस होता है ना कि क्रिप्टोग्राम्स तो क्या, मैंने जैसे एक साइंटिस्ट का कल तुम्हें नाम बताया थे कि उन्होंने क्रिप्टोग्राम्स के बारे में ज्यादा स्टडी करा था। तो क्रिप्टोग्राम्स या इनडायरेक्टली फंजाई के बारे में ही स्टडी किया था, क्योंकि थैलोफाइटा के अंदर तो ही फंजाई और एल्गी आ रहे हैं, और हम एल्गी और फंजाई के बारे में ही तो मेजरली पढ़ ही रहे हैं, मेजरली फंजाई के बारे में पढ़ ही रहे हैं हम लोग। ठीक है, और टेरिडोफाइटा लास्ट, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या है, फर्स्ट लैंड वेस्कुलर प्लांट्स, पहली बार जो वेस्कुलर ऑर्गन्स है ना, वेस्कुलर ऑर्गन्स क्या होते हैं, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम जिससे पानी सर्कुलेट होता है, फ्लोएम फूड मिनरल्स सर्कुलेट हुआ होते हैं। ठीक है, तो ये टेरिडोफाइटा होते हैं। फर्न्स या फिर फर्नैलिस, फर्न्स तो देखा ही होगा कभी, मतलब बहुत शो प्लांट की तरीके बहुत यूज किया जाता है फर्न को। तो कभी भी तुम किसी मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट जा रहे हो, या अपने ही इंस्टीट्यूट में देखा होगा कि फर्न्स उगा के ऐसे खड़े हैं, मतलब लंबा सा होगा ये ऐसे, बहुत सारी सब लीव्स होती हैं और बहुत सुंदर लगता है, तो वो होता है फर्न्स। अगर ना पता हो तो गूगल करके ये सारी चीजें आप एक बार देख लीजिएगा, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑस्कर ब्रेफर्ड डेवलप द प्योर कल्चर टेक्निक्स। ये मैं बहुत ही कंसाइज पॉइंट्स दे रही हूँ जिनको तुम्हें एज इट इज मतलब लर्न कर लेना, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, ऑस्कर ब्रेफर्ड गिव विच टेक्निक, प्योर कल्चर टेक्निक और सम अदर टेक्निक। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑस्कर ब्रेफर्ड डेवलप द प्योर कल्चर टेक्निक। प्योर कल्चर टेक्निक क्या होता है, देखो हम बैक्टीरिया या फिर फंजाई जब आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट करने का मतलब प्लांट या डिजीज पार्ट्स जो भी है उससे निकाल के उस ऑर्गेनिज्म को एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया पे उसको रखना। ठीक है, तो जब हम ये करते हैं ना, तो हमें चाहिए होता है प्योर कल्चर। प्योर कल्चर क्यों, क्योंकि देखो मान लो तुमने कोई बैक्टीरिया आइसोलेट किया, ठीक है, अब वो जैंथोमोनास भी है, स्यूडोमोनास भी है, मान लो दो बैक्टीरिया है। अब क्योंकि सॉइल में तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, उस प्लांट में भी बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, ऐसे फंजाई का भी है, बहुत सारे फंजाई कोलैबोरेशन में सॉइल में प्लांट्स में रहते ही हैं। ठीक है, तुमने आइसोलेट किया, अब तुमने कल्चर किया,
तो जरूरी नहीं है कि एक ही चीज उगेगी, बहुत सारी चीज उगेंगी, सेम मीडिया सब कुछ यूज ही कर रहा है, ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल मीडिया यूटिलाइज करके जैंथोमोनास अगर उग सकता है तो स्यूडोमोनास भी उग सकता है। अच्छा, अभी जैंथोमोनास स्यूडोमोनास ये सब कुछ समझ आ जाएगा, वैसे तो बीएससी एजी में पढ़ाई है, लेकिन आगे जब मैं पूरा पढ़ाऊंगी ना तुम लोग को सब ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, और मैं एक ऐसी क्लास ले लूंगी जब हम हिस्ट्री को दोबारा से रिपीट करके एक रिवीजन क्लास के तौर पे उसको ले लेंगे, तब तुम्हें ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे माइंड, ठीक है, तो बहुत इजी लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा पैथोलॉजी, ठीक है। तो ये होता है कि प्योर कल्चर मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ उग सकते हैं ना, तो फिर हम प्योर कल्चर करते हैं। प्योर कल्चर मतलब हम हमको एक ही जैसे मान लो आज मुझे जैंथोमोनास का कल्चर निकालना है, तो मैं जैंथोमोनास का ही कल्चर लेके जाऊंगी। अब जैंथोमोनास के कल्चर की एक खास बात ये होती है कि वो ना येलो कलर कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, येलो कलर कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है वो जैंथोमोनास है। अब मुझे पता है कि जैंथोमोनास मुझे अगर पहचानना है तो मतलब येलो कलर कॉलोनीज आएंगी मेरे पेट्री प्लेट में, ठीक, तो इसी तरीके से प्योर कल्चर किया जाता है। तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स है, सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक है, फ्रैक्शनल डाइल्यूशन टेक्निक्स है, बहुत सारी टेक्निक्स है, उसके थ्रू ये प्योर कल्चर टेक्निक की जाती है। तो ऑस्कर ब्रिफिल्ड ने ये प्योर कल्चर टेक्निक दी थी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वॉल्टर एंड फ्रोहेस, ठीक है, फ्रोहेस एक विमेन थी, ठीक है, और ये वॉल्टर है। इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ अगर इन माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स। अच्छा, इससे पहले क्या यूज करते थे हम, जेलाटिन, ठीक है, और उसके बाद हमने यूज करना शुरू किया अगर। अगर तो पता है सीवीड जेलीडियम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, जेलाटिन भी पता ही होगा। अब क्या है ना, जेलाटिन में ये प्रॉब्लम थी कि वो रूम टेम्परेचर में ना मेल्ट हो जाता था, ठीक है, प्लस बैक्टीरिया उसको हाइड्रोलाइज कर लेता था। अगर क्या है, रूम टेम्परेचर 42 45, जैसे मतलब उस हायर टेम्परेचर भी हो जाएगा ना तब भी अगर स्टेबल रहता है, तो इसलिए हम अगर प्रेफर करते हैं जेलाटिन नहीं। वैसे इसका डिटेल है, मैं एक क्लास में आगे बताऊंगी, ठीक है। अभी क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल में हर चीज में जाएं, थोड़ा थोड़ा अभी जस्ट ले लो, फिर मैं डिटेल में बताती रहूंगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ, पियर मैरी एलेक्सिस मिलाडेट, पीएमए मिलाडेट, इन्होंने एक्सीडेंटली, पर्पसफुल्ली नहीं हुआ था बॉडो मिक्सचर का इन्वेंशन, सॉरी इन्वेंशन, हाँ इन्वेंशन ही कहेंगे, ठीक है, तो सॉरी इन्वेंशन नहीं, डिस्कवर्ड। तो पीएमए ने बॉडो मिक्सचर कैसे डिस्कवर किया, एक्सीडेंटली, उन्होंने बस कुछ ट्राई कर रहे थे, डाउनी मिल्ड्यू ग्रेव डिजीज लगी हुई थी, अपना कॉपर ऑपर डाल के ट्राई कर रहे थे, एक्सीडेंटली बॉडो मिक्सचर का इन्वेंशन हुआ। देन मेजन, मेजन कभी कभी पूछ लेता है कि बरगंडी मिक्सचर क्या है या बरगंडी मिक्सचर किसने दिया, तो वो मेसन ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, एक मिनट। हम्म, ठीक है, चल। मेसन ने बर्गेंडी मिक्सचर दिया था। अब चलते हैं पार्टों में। जेंसन, जेंसन डेवलप्ड हॉट वाटर ट्रीटमेंट फॉर स्मट डिजीज, ठीक है, जेंसन ने हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया था स्मट डिजीज के लिए। देन एरिक्सन, एरिक्सन फेनोमेना ऑफ फिजियोलॉजिकल रेसेस ऑफ वीट स्टेम रस्ट इन फंगस पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाइड, ठीक है। एरिक्सन ने क्या दिया था, फिजियोलॉजिकल रेसेस, फिजियोलॉजिकल रेसेस मतलब जैसे पक्सीनिया ग्रामिनिस है ना, उसके 3 रेसेस होते हैं। ब्राउन, तुमने पढ़ा ही होगा, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट, ठीक है। तो पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई, पक्सीनिया ग्रामिनिस रिकॉन्डिटा, प्रेक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिफॉर्मिस, ये तीनों है। तो ये जो फिजियोलॉजी मतलब बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रेसेस होते हैं ना, जैसे हम इंसानों में भी जापानीज हैं, चाइनीज हैं, अमेरिकन्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, मतलब सब जैसे यूरोपियंस अलग तरीके से दिखते हैं, जापानीज और ये मंगोलियंस ये अलग तरीके से दिखते हैं, हम इंडियंस थोड़े अलग दिखते हैं, ऐसे फिजियोलॉजिकल रेसेस है ना हमारे में, वैसे
किसी भी प्लांट, फंजाई, इन सब में भी फिजियोलॉजिकल रेसेस होते हैं। तो वो एरिक्सन ने उन्होंने जो ये रस्ट फंगस है पक्सीनिया ग्रामिनेस, इसके फिजियोलॉजिकल रेसेस दिए थे। देन बिफिन, पायनियर इन जेनेटिक्स ऑफ प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस। इन्होंने प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस पे काम शुरू किया था बिफिन ने, ठीक है। देन एडविन जॉन बटलर, E.J. बटलर, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, क्योंकि इन्होंने प्लांट पैथोलॉजी की शुरुआत की इंडिया में, ठीक है। फर्स्ट इंपीरियल माइकोलॉजिस्ट थे। इंपीरियल मतलब जैसे रॉयल, कुछ भी बोलना होता है ना तो हम इंपीरियल बोल देते हैं। वैसे IRI का नाम भी पहले इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, फिर जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। तो ये है इंपीरियल mycologist in India, father of modern plant pathology in India, and also known as father of Indian mycology. Then इन्होंने एक बुक लिखी थी, फंजाई एंड डिजीजेस इन प्लांट्स। अच्छा, इन्होंने एक बुक लिखी थी और एक बीबी मुंडकर ने बुक लिखी थी, और दोनों में ना बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इन्होंने लिखा था फंजाई एंड डिजीजेस इन प्लांट्स और बीबी मुंडकर ने लिखा था डिजीजेस एंड फंजाई इन प्लांट्स, ऐसे ही कुछ, ठीक है। आई एम नॉट कंफर्म्ड अबाउट इट, रुक जाओ। हाँ, फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस, बीबी मुंडकर ने लिखी थी फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस, और इन्होंने लिखी थी फंजाई एंड डिजीजेस इन प्लांट्स। बहुत हद तक नेम सिमिलर है, कंफ्यूजिंग है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और भी मैंने एग्जाम्स में छोटे छोटे टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जहाँ पे दोनों साइंटिस्ट का नाम रख देगा और बुक का नाम रख देगा, कि मान लीजिए आपसे पूछ रहे हैं दैट दिस बुक फंजाई एंड डिजीजेस इन प्लांट्स वाज रिटन बाय विच साइंटिस्ट, तो उसके बाद E.J. बटलर भी डाल देता है, बीबी मुंडकर भी। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नाम तो सिमिलर, फंजाई एंड डिजीजेस इन प्लांट्स एंड फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस, तो बहुत हद तक सिमिलर है, लेकिन टाइम अलग है और चीजें और भी अलग हैं, ठीक है। अच्छा, देन वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट E.J. बटलर, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि बैंगल ब्लाइट ऑफ पोटैटो इन्होंने रिपोर्ट की थी सबसे पहले इंडिया में, ठीक है। और ये पहला रिकॉर्ड है बैक्टीरियल डिजीज का इंडिया में। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनकी बुक इंपॉर्टेंट है, और ये बैंगल ब्लाइट के बारे में ये तो हमारे जो जब हम पढ़ रहे हैं ना MSc में, तो जो मेरे प्रोफेसर हैं उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने पढ़ रखा था लेकिन मुझे ध्यान भी नहीं था। तो ये चीजें होती हैं, आप पढ़ भी लेते हो तब भी आपको चीजें ध्यान नहीं होती, ठीक है। तो कोशिश करो कि ये सब चीजें दिमाग में बैठ जाएं, ताकि एग्जाम में, क्योंकि अब सारे क्वेश्चंस तो आ ही गए ना ऑलमोस्ट एग्जाम में, अब एग्जामिनर भी सोचेगा ना कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस बनाने के लिए, तो अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स लेके बना सकते हैं क्वेश्चन। बैंगल ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, पहली बैक्टीरियल डिजीज है, किसने डिस्कवर की थी, तो E.J. बटलर, ठीक है। बाकी फादर ऑफ इंडियन पैथोलॉजी तो बचपन से पढ़ते आ ही रहे हो कि वही है, ठीक। नेक्स्ट, A.F. ब्लैक्सली फाउंडेड हेट्रोथैलिज्म इन राइजोपस। ये जो टर्म है हेट्रोथैलिज्म, इसके बारे में बताऊंगी, अभी बस याद करते चले जाओ कि ये साइंटिस्ट इसने ये काम किया था, ये साइंटिस्ट इसने ये काम किया था। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, रोज रिवाइज कर लिया करो। पहली बात तो कोशिश किया करो कि ये इसी क्लास में याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर लाइव सेशंस ले रहे हो और तो याद हो जानी अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर एक बार बस उसको लिख के रिवाइज कर लो, 6-7 बार अच्छे से उसको अपने दिमाग में बिठा लो, तो एग्जाम टाइम में जब तुम MCQ के रूप में देखोगे ना उसको, तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। देन बर्गेफ, बर्गेफ ने डिस्कवर किया था हेट्रोकैरियोसिस इन फंजाई। JF दस्तूर, ये बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं इंडिया के, बहुत रिकग्नाइज्ड हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी। अच्छा, इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी 1948 में बनी थी, बीमी मुंडकर ने इसको एस्टैब्लिश किया था, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट JF दस्तूर थे। EC स्टॉकमैन, EC स्टॉकमैन coined the term hypersensitivity. देन शियर एंड डॉज, शियर एंड डॉज ने डिस्कवर किया था न्यूरोस्पोरा, एन आइडियल ऑर्गेनिज्म टू स्टडी द लॉ ऑफ हेरिडिटी। अच्छा, कोई भी डाउट्स है ना, लिख के रखना, लास्ट मतलब क्लास के एंड में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और डाउट्स लाया करो, क्योंकि डाउट्स नहीं लाते हो ना तो मेरे को ऐसा लगता है पढ़ नहीं रहे हो, या तो पढ़ नहीं रहे हो तो समझ नहीं आ रहा, दो चीज हो सकती है। क्योंकि डाउट्स तो आते हैं, अगर पढ़ोगे या तो बिल्कुल ही बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, तो बिल्कुल डाउट्स आ ही नहीं रहे, मतलब PhD हो ही गई तुम लोग की, ठीक है। तो
डाउट्स लाओ, कोशिश करो कि नए नए डाउट्स आए, क्यूरियोसिटी बनी रहे सब्जेक्ट में। शेयर एंड डॉज डिस्कवर्ड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्या है? एक फंजाई है, ठीक है। और इसकी स्टडी मतलब न्यूरोस्पोरा को ना हम बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ते हैं जब हमें हेरिडिटी के बारे में पढ़ना होता है। पैरोसेक्सुअलिटी भी हमने न्यूरोस्पोरा पे पढ़ी है, ठीक है। ये सब ये सारे टर्म्स तुमको धीरे धीरे समझ आ जाएंगे। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि 9th-10th से पढ़ने लगते हैं ना। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक, क्योंकि इससे पहले जब जो भी मतलब बैक्टीरियल डिजीजेस होती थी तो हमारे पास एंटीबायोटिक नहीं था, तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती थी बैक्टीरियल डिजीज से। फिर क्या हुआ है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक्सीडेंटली, ये भी कोई जानबूझ के उन्होंने सॉरी जानबूझ के इन्होंने प्री मतलब एक होता है ना प्लानिंग से पेनिसिलिन को बनाना, ऐसा कुछ नहीं होता, एक्सीडेंटल। पता है दुनिया में ज्यादातर डिस्कवरीज या तो साइंटिस्ट को सपना आया है या उसने एक्सीडेंटली उसको डिस्कवर किया है, ये चीजें हुई हैं। तो देख लो, चमत्कार होता है भाई, ठीक है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग आइसोलेटेड पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटाटम। ये स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलिन तो पता ही चल रहा है। अच्छा, इन्होंने अपना नोबेल प्राइज शेयर किया था दो साइंटिस्ट के साथ, अर्नेस्ट बी चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। ठीक है, कब मिला था इनको नोबेल प्राइज? 1945 में। 1945 ही है करेक्ट डेट। काफी लोग 1943 कहते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, 1945 डेट है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में इनको मिला था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। देन Wielding suggested use of trichoderma as biocontrol agent. Trichoderma तो पता है ना, एक तरीके का बायोकंट्रोल एजेंट है तो फंगस ही, और ऐसे थोड़ा काला काला जैसा दिखता है। और आजकल बहुत ट्राइकोडर्मा का यूज हो रहा है क्योंकि बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली बायोकंट्रोल एजेंट है। आपको कोई भी केमिकल्स वगैरह यूज नहीं करते, आप ट्राइकोडर्मा का यूज करो। बहुत सारे रिसर्च वर्क ट्राइकोडर्मा पे हो रहे हैं आजकल, ठीक है। डिटेल में हम पढ़ते ही जाएंगे इन सब चीजों के बारे में। अभी के लिए ये समझो, विल्डिंग ने, एक मिनट, विल्डिंग ने सजेस्ट किया था ट्राइकोडर्मा बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे पहली बार, ठीक है। नाउ केसी मेहता। हाँ, केसी मेहता मैं बता चुकी हूँ, जब मैंने कैटेट का एग्जाम दिया था, केसी मेहता पे क्वेश्चन आया था, और बहुत ही डिटेल्ड वैसा क्वेश्चन आया था कि बहुत ही इन डेप्थ वाला, ठीक। केसी मेहता डिस्कवर्ड द लाइफ साइकिल ऑफ स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इन इंडिया। इन्होंने डिस्कवर की लाइफ साइकिल ऑफ स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इंडिया में, एंड रिपोर्टेड दैट बारबेरी, जो बारबेरी बारबेरी एक वीड कह सकते हैं, ऐसे बुश टाइप का होता है, वीड ही होता है, ठीक है। वो क्या होता है, ये जो स्टेम रस्ट है उसका ऑल्टरनेट होस्ट होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया था कि जो बारबेरी है वो कोई रोल प्ले नहीं करता है रस्ट के परपेचुएशन में। परपेचुएशन मतलब उसके एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रैवलिंग, परपेचुएट करना, ठीक है। हिंदी में मतलब ट्रैवल करना बेसिकली, उड़ना, उड़ के जाते हैं, फंजाई उड़ते हैं जैसे भी जाते हैं, ठीक है। देन W.S. Tisdale एंड विलियम्स डिस्कवर्ड एल्काइल डायोथियोकार्बोनेट फंजीसाइड थ्योरम। थ्योरम के बारे में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था। मुलर एंड बॉर्जर कॉइन्ड द टर्म फाइटोएलेक्सिन्स। फाइटोएलेक्सिन्स टर्म दिया था मुलर एंड बॉर्जर ने। देन पॉल नीडगार्ड को फादर ऑफ सीड पैथोलॉजी कहते हैं, क्योंकि सीड पैथोलॉजी मतलब सीड में जो भी डिजीज रिलेटेड हैं, तो उसका मतलब उसका पायनियर वर्क इन्होंने शुरू, पायनियर मतलब कोई ऐसा इंसान जो पहली बार उस काम को शुरू कर रहा हो, शुरुआत से शुरू करना ना, उसको कहते हैं। तो पॉल नीलगार्ड फादर ऑफ सीड पैथोलॉजी कहलाते हैं। एकदम शॉर्ट पॉइंट्स हैं, इसको एज इट इज याद कर लेना। एच फ्लोर जीन टू जीन हाइपोथेसिस। जीन टू जीन हाइपोथेसिस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस भी आते हैं। एज इट इज कैट में ऐसे क्वेश्चन आएगा, एच फ्लोर कौन थे, या कौन सा कौन, ये सब। अभिषेक बारबरी कम इन वीट फैमिली, I said the same, I think. तो
एच फ्लोर है, जीन टू जीन हाइपोथेसिस इन्होंने दी थी। देन आगे चलते बीबी मुंडकर। देखो मैंने अभी बताया था ना, बीबी मुंडकर थे एक साइंटिस्ट जिन्होंने एस्टैब्लिश की थी इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी। अच्छा, इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी जो है ना, थर्ड लार्जेस्ट फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी है वर्ल्ड में। पहली अमेरिकन है, ठीक है, और उसके बाद इंडियन थर्ड है। तो इन्होंने एस्टैब्लिश की थी फरवरी 1947 में आईआरआई में, ठीक है। और इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स इन 1949। जो भी ये मेरे नोट्स है ना जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, दीज आर वेरी कंसाइज, टू द पॉइंट। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। और बाकी हम जब आगे पढ़ते जाएंगे ना, तो हम आगे चीजों को डिटेल में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। देन Ponte Carvo G and Roper J.A. discovered parasexuality in Aspergillus nutalis, ठीक है, Aspergillus nutalis। देन किटलसन, किटलसन इंट्रोड्यूस कैप्टन एज फंगिसाइड। अच्छा, कैप्टन को किटलस्टोन किलर ऐसा कुछ कहा जाता है, ठीक है, इसीलिए तो किटलसन इन्होंने डिस्कवर इंट्रोड्यूस किया था कैप्टन एज फंगिसाइड। आगे बढ़ते हैं। जेसी लूथरा, जेसी लूथरा ने 16 ही ट्रीटमेंट दिया था वीट लूस मट के लिए। अच्छा, लूस मट और कवर्ड मट में क्या डिफरेंस है पता है? कल बताया था थोड़ा सा। जो मैं क्वेश्चन बोलती हूँ फिर दूसरी क्लास में उसके आंसर्स नहीं आते हैं, अगली बार से ये हैबिट नहीं चलेगी, अगली बार से आंसर्स आने चाहिए। थोड़े डाउट्स भी रखा करो ताकि मुझे लगे कि हाँ तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मैं बोलती जाऊंगी तुम लोग पढ़नी है, फिर वो कोई फ्रूटफुल नहीं होगा ना तुम लोगों के लिए। यहाँ पे जो भी है पॉइंट्स क्लियर करते चलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तभी वो चीजें तुम लोग को एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। ओके, तो जेसी लूथरा 16 ही ट्रीटमेंट दिया था इन्होंने वीट लूज मट पे। देन वैंडर प्लैंक, वैंडर प्लैंक के बारे में हम लोग जेनेटिक्स में भी बहुत पढ़ते हैं, एच एस फ्लोर के बारे में भी जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? जहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स की, ठीक है। तो ये दोनों ही साइंटिस्ट काफी हद तक पैथोलॉजी और जेनेटिक्स दोनों से रिलेटेड है। तो दोनों ही साइंटिस्ट के बारे में दोनों ही सब्जेक्ट की हिस्ट्री में तुम लोग पढ़ोगे। तो वैंडर प्लैंक फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कहलाते हैं। एपिडेमियोलॉजी पता है ना क्या है? जो कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से कोई डिजीज डेवलप हो रही है उसको एपिडेमियोलॉजी कहते हैं, उसकी स्टडी। और ईटियोलॉजी मतलब बेसिकली पैथोजन की स्टडी, ठीक है। आगे मतलब मैं बार बार वही चीज रिपीट कर रही हूँ कि अभी ये बस हिस्ट्री है, ये बस एक जिस्ट है, एक होता है ना ट्रेलर देना सब्जेक्ट का। अभी तुम लोग को मैं कंडीशन कर रही हूँ पैथोलॉजी के टर्म्स से, थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री से, ताकि तुम लोग को जब मैं आगे डिटेल पढ़ाऊँ तो पता चले कि अच्छा ये। और मैं वहां पे पूछा करूंगी कि ये साइंटिस्ट कहाँ से है, बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछूंगी। तो तैयार होना चाहिए, जितना मैं पढ़ा रही हूँ ना अगली क्लास में एकदम कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। चलो, थिरुमलाचार्य ने ऑरिफंजिन डेवलप किया था। ये एक न्यू एंटीबायोटिक थी फॉर द यूज ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल, ठीक है। ऑरिफंजिन एंटीबायोटिक समझते हो, बैक्टीरियल डिजीज के लिए, ठीक है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी एंटीबायोटिक्स इन प्लांट डिजीज कंट्रोल। देन वॉन्स क्लेमिंग एंड कुल्का डिस्कवर्ड फर्स्ट सिस्टमिक फंजीसाइड। फर्स्ट सिस्टमिक फंजीसाइड क्या है? कार्बोक्सिन है, इन्होंने डिस्कवर की थी। किसने? वॉन्स क्लेमिंग एंड कुल्का। नेमराज में लिखा हुआ है ये। विलियम्स एटॉल, विलियम्स एटॉल ने फर्स्ट ऑक्सीनिक कल्चर ऑफ एन ऑब्लिगेट पैरासाइट पक्सिनिया ग्रान्युलोस्टेटोसाई इन कल्चर मीडिया। अच्छा, हाँ, अब यहाँ पे झोल है। झोल क्या है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट तो भाई बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिंदा ही नहीं रह सकता। तो इन्होंने कैसे कल्चर किया? ऑक्सीनिक कल्चर से। ऑक्सीनिक कल्चर होता है एक चीज, मतलब आगे हम पढ़ेंगे। तो ऑक्सीनिक कल्चर के थ्रू क्या होता है ना कि हम ऐसा एक आर्टिफिशियल मीडिया ऐसा क्रिएट करते हैं जो काफी हद तक डुप्लीकेट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। और एक तरीके से उसको रेप्लिकेट करके हम जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है ना उसको आर्टिफिशियली कल्चर कर सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट होता है लेकिन विलियम्स एट ऑल ने किया था। देन एस.डी. गैरेट, फादर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक। प्रिस्ले, बूम एंड बर्स्ट साइकिल दी थी प्रिस्ले ने, बूम एंड बर्स्ट साइकिल। और बूम एंड बर्स्ट साइकिल और वर्टिफोलिया इफेक्ट, ये दो चीजें हम पढ़ेंगे। जेनेटिक्स से भी रिलेटेड है और पैथोलॉजी से भी आगे बताऊंगी। अभी थोड़ा सा ये बताती हूँ कि जैसे वर्टिफोलिया इफेक्ट ये था कि
एक लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का ही था, ठीक है, उसमें एक वैरायटी आई डिजीज रेजिस्टेंट। जब वो वैरायटी आई तो इतनी अच्छी थी, इतनी कारगर थी वो, कि सारे फार्मर्स ने यूज करी, किसानों ने, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया उसका। तो क्या हुआ, उस वैरायटी का काफी यूज होने लग गया और काफी यील्ड इंक्रीज हुआ। तो ये क्या हुआ, एक वैरायटी का बहुत अधिकतर यूज होना, बूम। बूम मतलब क्या होता है, बूम मतलब अधिकता, या मतलब एक तरीके से यू नो सेलिब्रेट करना है किसी चीज को बहुत अधिकता में यूज करना, वैसे मैं बोल सकती हूँ। तो बूम हुआ। फिर क्या हुआ, क्योंकि वो वर्टिकली रेजिस्टेंट थी, हॉरिजॉन्टली नहीं, तो एक नया जब रेस आ गया और उसने उस पोटैटो वेराइटी को फिर से डिजीज कर दिया, तो अचानक से ये वैरायटी का यूज कम हो गया, बहुत ज्यादा यील्ड लॉस हुआ, किसानों को बहुत नुकसान हुआ, बहुत लॉस हुआ। तो क्या हो गया, बर्स्ट, मतलब एक तरीके से उछाल आना, फिर नीचे होना किसी चीज का। ये है बूम एंड बस्ट साइकिल, मैं मोटा मोटा बता रही हूँ। बाकी साइंटिफिक टर्म पे मैं हम इसको आगे अच्छे से पढ़ेंगे। Then S. Nagarjan and H. Singh formulated Indian stems rust rules for predicting possible outbreaks of wheat stem rust. तो इंडियन स्टेम्स रस्ट रूल, इंडियन क्यों, देखो हर रीजन में ना उसका एनवायरमेंट अलग होता है, तो एनवायरमेंट अलग होता है तो डिजीज की एपिडेमियोलॉजी भी बहुत हद तक अलग हो जाती है। तो उसी एपिडेमियोलॉजी के चलते हमने जो हमारे मतलब इंडिया में जो स्टेम रस्ट का इतना अधिकता था या इतना इफेक्ट करा था, उसमें हमने स्टेम रूल्स दिए, ये इंडियन स्टेम रूल्स दिए, ठीक है। और जैसे ऐसे ही डच रूल्स भी हैं। डच रूल्स किसके लिए दिए जाते हैं, डच रूल्स के बारे में पता है किसके लिए दिए जाते हैं, आंसर करो। डच रूल्स कल ही पढ़ा है, मतलब रिलेटेड है, थोड़ा सा गेस वर्क लगाओ, दिमाग दौड़ाओ बेटा। कोई आंसर नहीं है, कोई रेस्पॉन्स नहीं, आज सो रहे हो सब लोग। डच रूल्स आयरिश, यही आयरिश डिजीज के लिए दिया जाता है, ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए। अरे यार आयरलैंड है, डच है, इतना कनेक्ट कर लेते। सब सो रहे हो तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। जेकब कटान, फादर ऑफ सॉइल सोलराइजेशन, ठीक है। देन एस नागार्जुन एंड एल एम जोशी डिफाइंड द पक्सीनिया पाथ ऑफ ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इन इंडिया। पक्सीनिया पाथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग ये पक्सीनिया पाथ होता है। तो एस नागार्जुन एंड एल एम